रास्तों पर बड़ी संख्या में लगाए गए आईडी एवं माओवादी कैडर के इंट्रोगेशन रिपोर्ट के आधार पर उक्त बाधाओं से बचाव के संबंध में लगातार आसूचनाएं रियल टाइम बेसिस पर फील्ड ट्रूप्स को उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण सुरक्षा बलों को न केवल माओवादियों, उनके हाइडआउट्स एवं डंप का पता चला, बल्कि कई मौकों पर सुरक्षा बलों को आईडी से बचाव भी संभव हो पाया। इन आसूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी संख्या में आईडी, बीजीएल सेल एवं बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियों को बरामद करने में सफलता हासिल हुई। यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा व्यापक एवं समन्वित माओवादी विरोध अभियान है, जो कि राज्य एवं केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के एक प्लेटफॉर्म पर समन्वित एवं सामंजस्य पूर्वक कार्य करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रतिदिन सभी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी साथ बैठकर दिन भर अभियान में हुए घटनाओं का विस्तृत समीक्षा एवं प्राप्त आसूचनाओं का विश्लेषण उपरांत फील्ड ट्रूप्स को टास्किंग की जाती थी, जिसके फलस्वरूप उक्त माओवादी विरोधी अभियान में अपेक्षित सफलताएं प्राप्त हुई। उक्त अभियान के फलस्वरूप माओवादियों के सशस्त्र पीएलजे बटालियन की क्षमता छिन्न हुई है, सशस्त्र इकाइयां छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त हुए हैं एवं शीर्ष कार्डर्स डिसलोकेट हुए हैं। इस ऐतिहासिक अभियान के एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए बड़ी संख्या में बलों, इक्विपमेंट एवं अन्य लॉजिस्टिक का मोबिलाइजेशन बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया। अभियान में शामिल विभिन्न सुरक्षा बलों की ब्रीफिंग विभिन्न स्तरों पर संयुक्त रूप से की गई तथा गठित विशेष दल से प्राप्त आसूचनाओं के बारे में समय समय पर उन्हें जानकारी दी गई। संयुक्त ब्रीफिंग में मुख्य रूप से केजीएच कुरुगुट्टल हिल के टफ एवं चैलेंजिंग टेरेन, अंडुलेटिंग ट्रेन, छुपने की सैकड़ों की संख्याओं में गुफाएं, एम्बुश पॉइंट एवं आईडी के खतरों से उन्हें लगातार आगाह किया गया। सुरक्षा बलों को विभिन्न क्षेत्रों से इंडक्ट करते हुए उन्हें एरिया ऑफ ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे कि अभियान में शामिल विभिन्न बलों में कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित न बने। कम्युनिकेशन के निर्बाध प्रवाह के लिए विभिन्न अस्थायी कम्युनिकेशन सेंटर बनाए गए और लॉजिस्टिक की सप्लाई के लिए ऑपरेशन एरिया को सैनिटाइज करके हिल टॉप में एक टेम्पोररी ऑपरेटिंग बेस बनाए गए, जहां पर टेम्पोररी हेलीपैड भी बनाए गए। सघन पेड़ों, ऊंची चट्टानों एवं गुफाओं युक्त कुरुगुट्टल हिल के ऊपर भीषण गर्मी, आंधी तूफान, बारिश, बिजली गिरने जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी के बीच जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं, मधुमक्खियों आदि की गंभीर खतरा सुरक्षा बलों के लिए चुनौती थी। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आईडीज को डिटेक्ट कर नष्ट करते हुए ऑपरेशन एरिया में आगे बढ़े। कुरुगुट्टल हिल्स के ऊपर भीषण गर्मी एवं प्रतिकूल मौसम, जहां पर दिन का समय कई बार 45 डिग्री से अधिक हो जाता था, में भी सुरक्षा बलों को समय पर पानी और भोजन की व्यवस्था करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको चॉपर की मदद से बखूबी अंजाम दिया गया। ऑपरेशनल एरिया में घायल जवानों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। घायल जवानों को इलाज की फौरी व्यवस्था के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। यह विशेष अभियान 21 अप्रैल 2025 से लेकर 11 मई 2025 तक कुल 21 दिनों तक चला। इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया, जो भिन्न भिन्न जगहों से लॉन्च हुई थी। विभिन्न लॉन्चिंग पैड से इनका इंडक्शन हुआ था। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जगहों पर टेम्पोररी ऑपरेटिंग बेसेस भी बनाए गए, जिन्होंने कॉरिडोर प्रोटेक्शन और एरिया सैनिटाइजेशन का भी काम किया। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। अभियान का आउटकम और उसको लेकर जो अपराध पंजीबद्ध उसकी विवेचना के बारे में एसपी बीजापुर आगे से बताएंगे। उन्हें आमंत्रित करता हूं।
इस माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम घोषित था, जिसमें मुख्यतः 2 DVCM स्तर के माओवादी, 11 PLGA बटालियन नंबर 1 के PPCM एवं PM स्तर के माओवादी, 6 PLGA प्लाटून के ACM और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 ACM स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। शेष शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। लगातार 21 दिनों से जारी इस ऐतिहासिक माओवादी विरोधी अभियान के दौरान प्राप्त सभी तथ्यों और जानकारियों पर विचार करने के पश्चात अनुमान है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कैडर्स या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बल सभी घायल तथा अथवा मारे गए माओवादियों के शव बरामद नहीं कर पाए हैं। अब तक इस अभियान में कुल 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अभियान में कुल 214 माओवादी ठिकानों और बंकरों को नष्ट किया गया है। उपरोक्त माओवादी ठिकानों एवं बंकरों की तलाशी के दौरान कुल 450 नग ID, 818 नग BGL शेल्स, 899 बंडल कॉर्डेक्स, डिटोनेटर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, इसके अलावा खाने पीने के सामान लगभग 12,000 किलोग्राम सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा मेडिकल, इलेक्ट्रिक सामान, नक्सल साहित्य एवं नक्सलियों के उपयोग के सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं, जिनकी कुछ हमने डिस्प्ले भी रखा है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों की 4 तकनीकी जो TD टीम, जो टेक्निकल डिवीजन टीम की जो तकनीकी इकाइयों को नष्ट किया है, जिनका उपयोग BGL शेल, देसी हथियार, IED और अन्य घातक हथियारों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। इस तकनीकी इकाइयों के ठिकानों में 4 लेथ मशीन समेत जनरेटर, मोटर, ड्रिलर, कटर जैसे बिजली एवं पेट्रोल चलित मशीन भी बरामद कर नष्ट किए गए हैं। अभियान के दौरान विभिन्न ठिकानों में और भी भारी मात्रा में सामान बरामद एवं नष्ट किए गए हैं। विगत 21 दिनों के इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान विभिन्न IED विस्फोटों में कोबरा, STF और DRG के कुल 18 जवान घायल हुए हैं। हालांकि सभी जवान अब खतरे से बाहर हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जा रहा है। करी-गुट्टालू पहाड़ी के ऊपर की परिस्थितियां काफी विपरीत हैं। दिन के समय में तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने से अनेक जवानों को डिहाइड्रेशन के शिकार भी हुए, परंतु उसके उपरांत भी उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहा और उन्होंने माओवादियों के विरुद्ध अभियान को जारी रखा। माओवादियों के विरुद्ध इस वृहत एवं व्यापक अभियान के दूरगामी परिणाम देखे जा रहे हैं। माओवादियों की बड़ी एवं सशस्त्र इकाइयां छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त हो गए हैं। सुरक्षा बलों का उक्त क्षेत्र में पकड़ मजबूत हुआ है। साथ ही अन्य सुरक्षा विहीन क्षेत्र जैसे बीजापुर अंतर्गत नेशनल पार्क एवं जिला नारायणपुर अंतर्गत मार क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। भविष्य में भी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करने एवं क्षेत्र के विकास के साथ ही माओवादियों के समय सीमा से समूल उन्मूलन हेतु आक्रामक कार्यवाही जारी रखी जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत हुए मुठभेड़ एवं सामानों की बरामदगी के संबंध में माओवादियों के विरुद्ध कुल 17 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसकी विवेचना हेतु विशेष टीम गठित की गई है। SIA एवं NIA का सहयोग भी इस विवेचना के लिए लिया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक बीजापुर। मैं अभी DG CRPF एवं DGP छत्तीसगढ़ दोनों महोदय से अनुमति से अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए जो हमारा बीच उपस्थित मीडिया के साथीगण, हम समझ सकता है आप लोग काफ़ी बड़ी संख्या में अलग अलग शहरों से काफ़ी दूर चल कर आए थे, लेकिन समय का एक थोड़ा सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में 5 से 6 जो हमारे मीडिया का साथीगण अपना सवाल सामने रख सकता है, और सवाल को थोड़ा संक्षेप में रखिए वो ताकि अन्य लोग को भी मौका मिल सकता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मीडिया के साथीगण, जिसको सवाल करना थोड़ा हाथ खड़े कर ले और अपना परिचय भी संक्षेप में बताकर सवाल करें। जी, उधर से राइट हैंड साइड से शुरू करते।
Hi, sir. Sir, I'm Pravesh Lama from Hindustan Times. So my question is about the operation. So it was a month. I mean, it was a long operation. So are there any learnings from the operation? Is there something that you found out which is also new to you? What you found out what Naxals are doing? Is there something new that you found out? So my question is to DGCRPs. One of the major learnings and new technology or new technique that we used during these operations was cave intervention. Generally, our troops are trained for house intervention, vehicle intervention, and things like that. This was the first time that we were encountering cave sets in such large numbers. So we had to work it out so that we do not suffer casualties and we can actually neutralize the Maoists who are there. So that was one of the major things. Second was that a very large number of IEDs were detected by our troops. Almost 450 IEDs were detected and neutralized. And these IEDs were basically in beer bottles. So the content of metal in these IEDs was almost minimal. So we had to actually use a lot of ingenuity to detect these IEDs and prevent any damage to us and also to neutralize these IEDs. Those were some of the main things. We are doing regular debriefing and whatever has been the learning and whatever our troops have encountered, we are discussing with them. In fact, this morning also we had a long session with our frontline troops who had participated in this operation so that in future our SOPs can be further strengthened for similar kind of operations. Thank you. Sir, I'm on your right. I am Neelab from the Press Trust of India, Delhi. So my question to both the DGs, two questions in one. One is, have we met the objectives that we set on for with regard to the operation? What we got to know initially was that we are targeting the top commanders of the PLGA Battalion 1. So were we able to, would you, both the DGs, say that we were able to meet the objectives of this operation? Second is, if you can please share the total number of troops deployed and the kind of injuries have been suffered by the troops. I believe 18 injuries and a number of amputations have happened to the troops. So two questions here. Thank you. Whatever we had set out to, we have achieved more than that. And we are all very confident and happy that this is beginning of the end and we would achieve our target of completely eliminating Naxal violence from our country by 31st March 2026. As far as your second point is concerned regarding the number of troops, it would not be prudent on my part to share that because that would also be part of our strategy. We have suffered 18 injuries and we are looking after those people who are injured. Of those injured, some of them are taking treatment in Jagdalpur and Raipur, and those who are requiring advanced treatment have been shifted through air ambulance to trauma center at AIIMS. It would again not be proper on my part to go into the details of the injuries suffered. Thank you. Hello. Sir, I am Jay Prakash from the Indian Express. I have two questions. One is that, sir, I received information that the Telangana police, the Greyhounds, they didn't help us initially in the operations, and that's the reason why key Maoist leaders kind of got away. And second question is that, sir, what I've been seeing, a lot of youngsters are getting recruited by Maoists. I mean, the Maoists are very shamelessly recruiting even minors. And I just got to know among the 31 who died, one is a 16-year-old. I may be wrong, but I got some information that one is a 16-year-old. So the Maoists are very shamelessly recruiting minors. So what are we doing to, ensure that they are not getting delusions? Like some are studying in Pota cabin and then they are leaving and joining the Maoist movement. Very youngsters, illiterate people. So what are we doing from our side to ensure that, the youngsters are not getting delusioned? There's two questions, different questions. If you could please answer. I would answer the first. Second, I would request DGP Chhattisgarh to answer about the minors being recruited. Well, this was a very, very coordinated operation where whosoever had whatever role to play, they did their to the best, whether it was the central agencies or the state agencies. And this statement of yours is speculative in nature. All the states from wherever we wanted support did provide us more than necessary support to us during the course of operations.
About the minors and other things, I would request DGP Chhattisgarh to address that issue. Naxals right from the beginning have been recruiting children for their use at different levels. Yes, initially they used to induct them as Bal Sangam, members of Bal Sangam. And then some people in Chetana Natya Mandali for drama and others for propaganda work. So when child sometimes used as carriers, sometimes they are used as messengers. And once they train them into guns, they are recruited as soldiers also. So this is a very old practice, and they have been using children for their work. Yes. What we are doing is Niyad Nillanar. We are improving, we are trying to revive the school system, the education system which was destroyed by them. Many schools were just blasted off. So now we are reviving those schools. Schools are being now established in those areas where there is nothing to send their children for education. Pota Cabin, as you said, is one of the primary scheme of the government of Chhattisgarh. We are doing a lot for the education of the kids so that they don't go towards them. And moreover, the power of gun. When fear is there, the parents were forced to send their kids to their places. But now, the power of gun is going down, all these things will be stopped. I will ask ADG ANO to respond to this. Basically about the modus operandi of how the senior cadres they work. Basically the main objective of launching this operation on the KGS Goragatala Hills was to dislocate the leadership who were congregated at one place. In that objective, the forces have completely success in that objective. And their leadership is now completely segregated and they are dislocated. And even the military formations, they are also divided into smaller groups and they have basically taken shelter at different places. And about that senior cadres, still we are looking for that. And as you have just now heard about the press briefing that there are many cadres who were either injured or killed. Because of the difficult the topography challenges, could not basically could evict those body or the injured persons. So basically we are basically verifying the locations and where about which you are asking. सर इधर मैं अंकित मिश्रा पीटीआई से सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये जो ऑपरेशन है इसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है? क्या जो अमित शाह जी ने जो टाइमलाइन तय की थी उसके पहले हम लोग नक्सल जो एंटी नक्सल ऑपरेशन करके नक्सलवाद को खत्म कर लेंगे? और दूसरा कि ये जो नियत नल्ला नार है इसका ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट आप लोग क्या देख रहे हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने कि इसका आउटकम क्या है। ये तो आगे आने वाला वक्त भी बताएगा, बट अभी हमारा विश्लेषण जो कहता है, और आपने जो हथियार साइड में लगे हुए डिस्प्ले में देखे हैं, कितनी उनकी मारक क्षमता और कितनी उनके हथियार बनाने वाले यूनिट 4 यूनिट डिस्ट्रॉय करी है। और बड़ा जो एक तरह से किलाबंदी करके उन्होंने अपने लिटरेचर बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, अपने बड़े कार्डर्स को इलाज करने के लिए, शेल्टर देने के लिए जो एक किलेबंदी कर रखी थी, उनका वो किला ध्वस्त हो गया है। और उस किले को गार्ड करने के लिए उन्होंने जो सबसे नेफेरियस वेपन जो आईडी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बस्तर के सिविलियंस, बस्तर के जानवर, बस्तर के बहुत सारे लोग, कोई पैर गंवा चुका है, कोई आंख गंवा चुका है, वो दुनिया में बैंड वेपन है। इसके बावजूद भी बहुत ही क्रूएल तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सबसे बड़ा कि इनको ये आभास ही नहीं था कि कोई इतनी आईडीज को नेगोशिएट करके कोई फोर्स हम तक आ सकता है। तो उनकी जो इनविंसिबिलिटी का जो भान था, उनका जो एहसास था कि हम तक इस अजय दुर्ग तक कोई पहुंच नहीं सकता, हमने उसको ध्वस्त किया है। ये उसका सबसे बड़ा आउटकम है। लेकर अधिक
क्या असेसमेंट है, कितने नक्सली टॉप कमांडर्स अभी बचे हुए हैं, कितने ठिकाने उनके बचे हुए हैं, या इस बचे हुए समय में क्या आकलन है? देखिए, जो गृह मंत्रालय की तरफ से अभी 2025 के अप्रैल में लिस्ट जारी की गई है, उसमें दिखाया गया है कि अब सिर्फ 6 ऐसे जिले हैं पूरे देश में जो अति अफेक्टेड है, मोस्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें 4 जिले छत्तीसगढ़ के हैं, एक झारखंड का है और एक महाराष्ट्र का। गढ़चिरौली, वेस्ट सिंहभूम, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर। तो ये तो आपको ज्ञात होगा कि इतने समय में हमने इतनी सफलता अर्जित की है कि बहुत संकुचित हो गया है जो इनका माओवादी गतिविधियों का सेंटर है। बाकी जितने भी, चाहे वो नेतृत्व स्थान में जो माओवादी हैं या जो कैडर्स हैं, इनको 31 मार्च 2026 तक या तो हम न्यूट्रलाइज कर देंगे या उनको सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं, जैसा मैंने प्रारंभ में बोला था, सारे बल, चाहे वो केंद्रीय बल हो चाहे राज्य के बल हो, इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इस डेडलाइन को हम मीट करेंगे और देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद कंप्लीटली शेष कर देंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। सर थैंक यू सर। जैसा साथियों, जैसा एक सवाल इधर सर। सर, मैं लोकेश शर्मा हूँ, दैनिक भास्कर डिजिटल से। सर, आपसे मेरा एक सवाल है। बस्तर में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी सीआरपीएफ की हुई है। साथ में सर आपसे भी एक सवाल है कि यहाँ पर आप मैन टू मैन लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं नक्सलियों से, एनकाउंटर भी हो रहा है लगातार 1.5 सालों से, आप सफलताएं भी बस्तर के लिए